स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का टॉपिक है लसिकाभ अंग, लिम्फॉइड आर्गन। लिम्फॉइड आर्गन किसे कहते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस पूरे वीडियो में होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करते हैं लसिकाभ अंग की, लिम्फॉइड आर्गन की। परिभाषा क्या कहती है कि वे अंग जिसमें लसिकाणु मीन्स होता है लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स या लसिकाणु क्या होती हैं, तो बात होती है अगर हम रुधिराणुओं की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक लाल रुधिराणु जिसको हम RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा श्वेत रुधिराणु जिसको हम WBC कहते हैं। इनको अगर हम WBC की बात करते हैं, श्वेत रुधिराणु की, तो श्वेत रुधिराणु कई प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार में एक प्रकार क्या होता है, लिम्फोसाइट, जिसको हम लसिकाणु कहते हैं। ये हमारे क्या करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, रोगों से लड़ती हैं जिससे कि हम स्वस्थ बने रहते हैं। साथ में रुधिराणु यानी जिसमें ब्लड सेल्स का निर्माण होता है की उत्पत्ति ओरिजिन हो, ऐसे अंग जहाँ पे लिम्फोसाइट्स यानी लसिकाणु का निर्माण होता हो। परिपक्वन मैचुरेशन, बड़े होते हों। जैसे क्या होता है, कोई बच्चा पैदा हुआ, फिर अपने घर में क्या होता है, वो विकसित होता है, परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। तो उसी तरीके से जो लसिकाणु होती हैं, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक प्रकार की WBC हैं, ये भी किसी अंग में क्या होती हैं, बनती हैं और विकसित होती हैं। साथ में एक बात है प्रतिरोध भवन, जिसको हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। प्रतिरोध भवन क्या होती है कि इनकी संख्या में वृद्धि होना, बढ़ना। जैसे लिम्फोसाइट्स है वो हमारे शरीर में बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध भवन होना। संख्या की बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन कहते हैं। साथ में वे रोगाणुओं और प्रतिजन को क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, मार देती हैं। तो लिम्फोसाइट्स ऑर्गन क्या होते हैं, लिम्फॉइड आर्गन क्या होते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का निर्माण हो, वो वहाँ पे विकसित हो, मैच्योर हो, साथ में वो अपनी संख्या बढ़ाती हैं, और साथ में वो क्या करते हैं, रोगाणुओं को निष्क्रिय करते हैं, मारते हैं। तो यही सारे अंग क्या कहलाते हैं, लसिकाभ अंग कहलाते हैं, लिम्फॉइड आर्गन कहते हैं। परिभाषा आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी प्रकार की। तो लसिकाभ अंगों को 2 भागों में बांटा गया है। जो लिम्फॉइड आर्गन है उनको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला प्राथमिक लसिकाभ अंग, प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन, और दूसरा द्वितीय लसिकाभ अंग, सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन। अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन क्या होते हैं। तो बात होती है प्राथमिक लसिकाभ अंग की, जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन कहलाते हैं। प्राथमिक, अब इनकी परिभाषा देखते हैं। प्राथमिक लसिकाभ अंगों में अपरिपक्व लसिकाणुओं का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि ऐसे लसिकाभ अंग, लिम्फॉइड आर्गन ऐसे कि जिसमें क्या होता है, अपरिपक्व इमेच्योर लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, वह विभेदित होकर प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु बनते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन हम उन्हें कहेंगे जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनती हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ में वो कैसे बनती हैं, इमेच्योर होती हैं, अविकसित होती हैं, और फिर वो विकसित होती हैं, विभेदित होती हैं अलग अलग प्रकार में। साथ में वो संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील का मतलब होता है कि यदि कोई पैथोजन, कोई रोग उत्पन्न करने वाला शरीर में घुस रहा है और वो लिम्फोसाइट्स वहाँ पे है, लसिकाणु है, तो वो तुरंत उस रोगाणुओं को मारने का प्रयास करेगी, उसके लिए संवेदनशील हो जाएगी, उसको मारेगी। तो ये क्या कर रहा, ये काम करते हैं कौन है, प्राथमिक लसिकाभ अंग, जिनको हम प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, और दूसरा क्या है, थाइमस ग्रंथ, जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहेंगे। तो ये दोनों क्या हैं, प्राथमिक लिम्फॉइड आर्गन है। अब हम बात करते हैं किसकी, बोन मैरो की। अब बोन मैरो क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। होता क्या है कि जब हम बोन को देखते हैं और बोन को जब हम बीच से कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं उसका, तो देखिएगा बीच में एक भाग होता है, और साथ में अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं तो बीच में एक स्पंजी ऊतक होता है।
मुलायम सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं और उनका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो जो रेड कलर का बोन मैरो होता है, यही हड्डी के मध्य में जो भाग पाया जाता है, स्पंजी ऊतक पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अस्थिमज्जा और बोन मैरो कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं लाल अस्थिमज्जा और दूसरी कौन सी होती है, पीली अस्थिमज्जा। तो यदि बोन में हम देखते हैं, बड़ी बोन जैसे जांघ की हड्डी है फीमर, इस बोन को देखते हैं और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं ऊपर से, जैसे ये है तो इस तरीके से कट करते हैं, फिगर देखिएगा। तो उसके सिरों पे लाल अस्थिमज्जा रेड बोन मैरो पाई जाती है, जिनसे कि ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। यानी जो रुधिर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, उनका निर्माण कहाँ से होता है, लाल अस्थिमज्जा से होता है। फिर मन में सवाल आएगा कि जो पीली अस्थिमज्जा है उसका क्या कार्य है। जो पीली अस्थिमज्जा है वह वसा का क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती जाती है, जो लाल अस्थिमज्जा होती है वह धीरे धीरे किस में, पीली अस्थिमज्जा में बदलती चली जाती है। यानी बहुत कम हड्डियां बचती हैं जिसमें कि आरबीसी का निर्माण होता है और डब्ल्यूबीसी का। जब व्यक्ति बहुत छोटा होता है, बच्चा होता है, तो लगभग सभी हड्डियां क्या करती हैं, निर्माण करती हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो अस्थिमज्जा होती है उसकी मात्रा शरीर में घटती चली जाती है। तो जो पेल्विक यानी नीचे की जो हड्डियां होती हैं उनमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। जो पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं, इसमें भी क्या, रुधिराणुओं का निर्माण होता है। अब कैसे होता है इसको हम समझते हैं। लाल अस्थिमज्जा यानी जो रेड बोन मैरो होती है, इसमें पूर्व टी सेल, यहाँ पूर्व टी सेल का क्या मतलब है, टी सेल और बी सेल की बात हो रही है, तो यहाँ हम बता दें कि जो लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, या दो प्रकार की होती हैं, एक टी सेल और दूसरी क्या होती हैं, बी सेल होती हैं। यानी लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की, यानी कोई माँ है, उसके दो बच्चे हुए, एक का नाम टी है, दूसरे का नाम बी है। अब क्या होता है कि पूर्व टी सेल का, यानी जब टी सेल बनती है तो वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, इमेच्योर होती है और एडवांस वर्जन नहीं होती। प्री माने पहले का, अभी टी सेल पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो पूर्व यानी पहले की, इमेच्योर टी सेल। ये टी सेल और बी सेल का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। एक महत्वपूर्ण बात कि जो टी सेल होती हैं और जो बी सेल होती हैं वो बनती कहाँ पे हैं, लाल अस्थिमज्जा में, रेड बोन मैरो में बनती हैं। लेकिन आगे एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर गौर कीजिएगा कि जो बी सेल का परिपक्वन होता है, बनी उत्पत्ति किसकी हुई, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में टी सेल की भी हुई और बी सेल की भी हुई। लेकिन अस्थिमज्जा में, लाल अस्थिमज्जा में सिर्फ बी सेल ही मैच्योर होगी, परिपक्व होगी। फिर आप कहोगे सर टी सेल कहाँ जाती हैं, क्या वो परिपक्व नहीं होती, होती हैं, लेकिन वो बोन मैरो से निकल जाती हैं। और बोन मैरो से कहाँ निकल जाती हैं, ब्लड में, और खून के रास्ते होते हुए परिसंचरण तंत्र के द्वारा वो पहुंच जाती हैं कहाँ पे, थाइमस ग्रंथि में। इसको हम आगे देखते हैं। क्या होता है कि पूर्व टी सेल्स परिपक्वन यानी मैच्योर होने के लिए, बेहतर होने के लिए, बड़ी होने के लिए कहाँ चली जाती हैं, थाइमस ग्रंथि में रक्त परिसंचरण के द्वारा पहुँच जाती हैं। तो ये थाइमस ग्रंथि क्या होता है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी यही समझना है कि जो बी सेल और टी सेल बनी कहाँ पे, रेड बोन मैरो में, लेकिन टी सेल विकसित होने के चली गई थाइमस ग्लैंड के पास, और जो बी सेल होती है लिम्फोसाइट्स, वो विकसित कहाँ हो रही है, बोन मैरो में। बी फॉर बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में, लाल अस्थिमज्जा में बन रही है, बन भी रही है और मैच्योर भी हो रही है। अब अगले बिंदु पे आते हैं। इन लसिकाणुओं का निर्माण अस्थिमज्जा की विशेष स्टेम सेल के द्वारा होती है। स्टेम सेल क्या होती हैं, स्टेम सेल्स वे सेल्स होती हैं जिसके द्वारा एक पूरे मानव के शरीर को विकसित किया जा सकता है। तो जो लाल अस्थिमज्जा होती है, इसमें जो विशेष प्रकार की स्टेम सेल्स होती हैं वो ही आरबीसी यानी लाल रुधिराणुओं का निर्माण करती हैं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण करती हैं। अब अगला जो प्राथमिक लसिकाभ अंग है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, वो है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड के बारे में पहले इसकी स्थिति हम समझते हैं। फिगर देखिएगा। फिगर में क्या होता है, हृदय के पीछे और दोनों लंग्स, फेफड़ों के बीच में
और आगे जो सीने की हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड के बारे की में स्थिति तो आप समझ गए। अब ये थाइमस ग्रंथि करती क्या है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे वो उसकी आयु बढ़ती है, वो जब 4 साल 5 साल 10 साल की होती है तो ये थाइमस ग्रंथ का आकार बढ़ता है। जब वो चाइल्डहुड में रहता है तो उस थाइमस ग्रंथ की आकार मैक्सिमम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो युवा होने लगेगा, किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था में जाएगा, तो थाइमस ग्रंथि अपनी आकार क्या करती हैं, आकार छोटा करती चली जाती हैं। और एक समय ऐसा होता है कि थाइमस ग्रंथ किसी कार्य, उनका फिर कोई कार्य नहीं होता, वो एक वसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू में बदल जाती हैं। अब थोड़ा इनके बिंदुओं को समझते हैं। होता क्या है कि ये स्थित कहाँ होती है, दोनों फेफड़ों के मध्य में, फिगर में देखिएगा, वह स्टर्नम अस्थि के पीछे, यानी जो सीने की हड्डी होती है उसके पीछे, और दोनों लंग्स के बीच में स्थित होती हैं। अब बात होती है कि बच्चों में थाइमस ग्रंथि पूर्ण विकसित होती है। अभी बात हुई थी कि जब जो बच्चा जब छोटा होता है तो उस समय थाइमस ग्रंथ पूरी तरीके से क्या होती हैं, विकसित होती हैं, किंतु आयु के साथ साथ धीरे धीरे थाइमस ग्रंथ सिकुड़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि वो सारे फंक्शन उसके ख़त्म हो जाते हैं और एक वह वसीय ऊतक में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो बच्चा होता है और जो किशोरावस्था में होता है उसकी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, लेकिन जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता है, बुढ़ा होता है, तो उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम होता है, वो कमज़ोर और वीक होता चला जाता है। अब बात आती है कि अस्थि मज्जा में निर्मित पूर्व टी सेल का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। बन तो गई हैं, लेकिन रक्त परिसंचरण के द्वारा थाइमस ग्रंथ में पहुँचती हैं। अब जो टी सेल बनी थी कहाँ, रेड बोन मैरो में, अब वो निकलते हुए ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँच गई, थाइमस ग्रंथ में। और थाइमस ग्रंथ में पहुँचने के बाद टी सेल्स का परिपक्वन यानी मैचुरेशन होता है, परिपक्व होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की टी सेल्स में विभेदित होती हैं, डिफ्रेंसिएशन होता है, साथ में मैच्योर हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, साथ में इसका विभेदीकरण भी हो रहा है। जो टी सेल एक प्रकार की थी, जब वहाँ गई तो वह 4 प्रकार के टी सेल्स में बदल जाती है, साथ में यह थाइमस ग्रंथ में होता है। ये महत्वपूर्ण बात, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि जो टी सेल और बी सेल बनती जरूर हैं बोन मैरो में, लेकिन वो आगे चल के बी सेल मैच्योर कहाँ पे होती हैं, अस्थि मज्जा में, जबकि टी फॉर थाइमस ग्रंथ में वो विकसित होती है कौन सा, टी सेल। तो ये याद करने के लिए बहुत आसान है। साथ में ये टी सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, एक होती है हेल्पर टी सेल्स, दूसरी होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के, जिनको हम किलर टी सेल कहते हैं, और हेल्पर जो मदद करती हैं एंटीबॉडी में भी बनाने में, और साथ ही मदद करती हैं किल करने में, किसको, एंटीजन या पैथोजन को। दूसरी होती हैं रेगुलेटरी टी सेल्स और एक होती हैं मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स जो स्मृति बनाए रखती हैं कि क्या हमने इस पैथोजन को किस प्रकार किल किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने डिटेल में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि द्वितीयक लसिका भंग यानी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।